हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम शशि है। तुमको मेरे साथ पूरे 10 दिन पत्नी बनकर रहना होगा। तुम्हारी बहन के इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। वह मासूम लड़की मेरी बात सुनकर पत्थर की मूर्ति सी बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी, होठ कांप रहे थे। वह फिर रोते हुए बोली, मैं विधवा हूँ। मैं हंस पड़ा और कहा, यह शादी सिर्फ दिखावे की होगी, वरना मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी इस शर्त पर वह मजबूरी में राजी हो गई और अगले ही दिन हम दोनों की शादी हो गई। 2 दिन बाद जब मैं अपने जरूरी काम से लौट कर कमरे में आया तो देखा वह आंखें मूंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। पता नहीं क्यों उसे यूं प्रार्थना करते हुए देखकर मैं उसके प्रति कुछ महसूस करने लगा। मेरे कदम अपने आप पीछे हट गए। होठों पर मुस्कान थी और मन में कुछ अनजाना सुकून। मेरे पिता के अंतिम शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे, सांसें कमजोर हो रही थी। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर शिवा तुम 10 दिन में शादी नहीं करेंगे तो मैं तेरे नाम कुछ नहीं करूंगा। न घर न संपत्ति, सब अनाथालय को दान कर दूंगा। मैं चुप रहा, सिर झुकाए खड़ा रहा। मैं जानता था पिता के हर शब्द पत्थर की लकीर होते हैं, उनका हर फैसला अंतिम होता है। पर यह फैसला मुझे बांधने वाला था, ऐसे जंजीर में जिसकी चाबी मेरे पास नहीं थी। मैं बाहर निकला, सिगरेट सुलगाई और मोबाइल निकाला। मैंने पूजा को कॉल किया, वही पूजा जिससे मेरी सगाई 1 साल पहले ही टूटी थी। वह मेरी कॉलेज की दोस्त और पहली मोहब्बत थी। हम दोनों के साथ में कई सपने देखे थे। फोन की दूसरी घंटी पर ही उसने उठाया और बोली, हेलो शशि, सब ठीक है? तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? मैंने जल्दी से कहा, पूजा, मुझे अभी और यहीं शादी करनी होगी। अगले 8-10 दिनों में यह मेरे पापा की आखिरी इच्छा है। अगर कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हंसी की आवाज आई। पूजा बोली, सच्ची मजाक बंद करो, मुझे कल ऑस्ट्रेलिया जाना है। हफ्ते भर में लौटूंगी, तब आराम से शादी करेंगे। वैसे भी तुम अपने पिता के इकलौते बेटी हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। मैं लगभग विनती करते हुए बोला, पूजा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर हम 10 दिन में शादी नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो मुझसे शादी करना जरूरी है क्या? इतनी जल्दी है तो किसी और से शादी कर लो, बस 10 दिन के लिए, दिखावा नहीं। सही। मैं उसकी बात सुनकर सैन रह गया। उसने फोन काट दिया। मैं मोबाइल को देखते हुए गहरी सांस लेने लगा। वह जानती थी कि मेरे पिता की आखिरी इच्छा है, फिर भी उसे मना कर दिया। शायद उसे लगा कि नाटक कर रहा है और शायद उसे अब मुझसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हालात ऐसे थे, मुझे वही करना पड़ा जो जरूरी था। उसी समय मैंने अपने वकील से कहा कि वह कानूनी अनुबंध तैयार करें, जिसमें वह भी लिखा हो कि शादी केवल 10 दिन में ही होगी और उसके बाद तलाक के कागज भी तैयार करेंगे। मेरी मंशा सिर्फ पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर सवाल यही है तो कौन सी लड़की ऐसे समझाने के लिए राजी होगी? कौन अपने जीवन में 10 दिन किसी अनजान कर देगा? मैंने एक संस्था को संपर्क किया जो ऐसे लोगों के लिए रिश्ते तय करती थी जिसकी हालत बेहद मुश्किल हो। अगले दिन मैंने अपनी शादी की शेरवानी खुद चुनी। कोई दिखावा नहीं था, बस एक रस्म थी, एक औपचारिकता। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वह सिर्फ जिम्मेदारी थी या कहीं भीतर की कोई अधूरी एहसास? जब सब तैयारियां पूरी हो गई तो वकील का फोन आया कि सारे कागज तैयार हैं, रजिस्ट्री ऑफिस आ जाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। मेरी इच्छा थी कि शादी किसी पुराने गेस्ट हाउस या मंदिर में हो, जहां दिए गवाह बने, पर यह संभव नहीं था। मुझे
कोर्ट मैरिज की ही करनी पड़ी। वहां मैंने कई बार उसे देखा, एक दुबली पतली गोरी सी लड़की जिसने नीले और गुलाबी रंग का सूट पहना था, सिर पर दुपट्टा था, उसके हाथों में मेहंदी नहीं थी, चेहरे पर कोई साज श्रृंगार नहीं, न आंखों में खुशी की झलक थी। फिर भी उसके व्यक्तित्व में एक ठहराव था, जैसे उसने सब कुछ खोकर भी कोने नहीं दिया। मैंने उसकी ओर देखने से परहेज किया, जैसे दिल में कोई चिंगारी उठी हो, पर मैंने तुरंत बुझा दी। मेरे 4 दोस्त गवाह बने। पहले उसने दस्तक किए, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर मैंने भी कलम उठाई और साइन कर दिए। शादी पूरी हो गई। सब कुछ इतना शांत था, जैसे दो लोग किसी रिश्ते में नहीं बंध रहे हो, बल्कि किसी बंधन में मुक्त हो रहे हो। शादी के तुरंत बाद मैं बाहर निकला और मोबाइल निकालकर अस्पताल फोन लगाया। अंजलि की बहन का इलाज शुरू कराना था। मैं अपने वादे में पीछे हटने वाला इंसान नहीं था। डॉक्टर से बात करते हुए कहा, बच्ची का नाम पूनम है, उसकी सारी रिपोर्ट तैयार रखिए, आज ही उसे आपके अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। उधर नौकरानी ने बताया कि अंजलि को मेरे घर के गेस्ट रूम में रखा गया है। मैं चाहता था कि वह अकेली रहे, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे अलग कमरा दिया, क्योंकि वह शादी तो सिर्फ दिखावे की थी, जैसे कि मैंने कहा था। दोपहर के समय नौकरानी आई और बोली, मालिक, वह लड़की कुछ खा नहीं रही है, बस पूजा कर रही है। मैंने कहा, उसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, वह खुद ही कुछ दिनों में यहाँ से नियम समझ जाएगी। उस रात मैं अपनी फाइलों में उलझा हुआ था, पर मन बार बार अंजलि की ओर चला जा रहा था। मुझे याद आ रहा था कि अपने माता पिता की जिद नहीं किया करते, बस एक बहन पूनम का नाम लिया, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। लगता था कि किसी बहुत बड़े दुख से गुजरी है। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, मैंने क्या लेना देना उसके अतीत या परिवार से। यह एक सौदा है, न मुझे किसी की जिंदगी से मतलब होना चाहिए, न उसे मेरी से। अगले दिन जब मैं नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो वह एक चिट्ठी रखी थी। लिखा था, शशि जी, हम दोनों का विवाह हो चुका है, हमारा विवाह वैध है, ऊपर वाला हमारा साक्षी है। मैं अपने भगवान किया बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे आपके रूम में एक साथ दिया। उसकी यह चिट्ठी पढ़कर मैं हैरान रह गया। यह साफ था कि वह इस विवाह को दिल से स्वीकार कर चुकी है, जबकि उसे यह समझ नहीं था कि यह तो एक अनुबंध विवाह है। मैंने वह कागज अपने जेब में रख लिया। न जाने क्यों तीसरे दिन मैं अस्पताल गया और अंजलि की बहन पूनम से मिला। वह बहुत कमजोर थी, छोटी उम्र की, लेकिन मुस्कुराने पर उसका चेहरा जैसे खिल जाता। मैंने कहा, तुम्हारी दीदी बहुत कीमती है। उसने मासूमियत से पूछा, आप मेरे जीजाजी हैं? मैं हंस पड़ा और बोला, हाँ, कुछ दिनों के लिए। कुछ देर वही बैठा, उससे बातें की, फिर वापस घर लौट आया। रात को देर से जब मैं बालकनी में गया तो देखा अंजलि के कमरे में खिड़की खुली थी, अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मन हुआ कि जाकर देखूं वह क्या हो रहा है, पर फिर खुद को रोक लिया। कई दिन बीत गए। वह हमेशा अपने कमरे में चुपचाप रहती, बाहर नहीं आती। मैंने उसे पहली बार कोर्ट मैरिज वाले दिन देखा था, और तब तक मैं उसका चेहरा नहीं देखा। मैं दफ्तर, अस्पताल, फोन कॉल्स और रात की तन्हाइयों में उलझा रहता। हम एक ही छत के नीचे रह रहे थे, पर जैसे अलग अलग दुनियाओं में। न हमने कभी बात की, न मैंने कोई कोशिश की दूरी मिटाने की। मैं चाहता था कि 10 दिन यूं ही निकल जाए, जैसे एक साया साथ चलता है, पर उसकी कोई आवाज नहीं होती। तीसरे दिन सुबह नौकरानी ने बताया, अंजलि मैडम रोज जल्दी उठ जाती, अपने कमरे में पूजा करती, किसी चीज की मांग नहीं करती, बस हर छोटी बात के लिए शुक्रिया अदा करती। मैं अखबार देखता रहा, पर उसकी बात मेरे मन में
गूंजती रही, वह लड़की जिसने अपनी बहन के इलाज के लिए अपनी जिंदगी का सौदा किया, मैंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, वह फिर भी भगवान और मुझे दोनों की आभारी मानती है। यह बात मेरे सिद्धांतों में कहीं नहीं बैठ रही थी। उसी शाम मैं दफ्तर से जल्दी लौट आया। बारिश तेज हो रही थी, आसमान पर बादलों की गर्जना थी। अचानक मुझे अजीब बेचैनी हुई लग रही थी, जैसे घर का माहौल बदल गया है, जैसे कोई अदृश्य हलचल है। मैंने कोट उतारा और गैलरी में पहुंचा। अंजलि के कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी झलक रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं धीरे से अंदर आ गया और ठिठक गया। वह वहां हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी, पूरी तरह मौन, बिल्कुल शांत। यह कहानी कैसी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।